हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में अब दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। दिवाली से पहले राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने बड़ा फैसला किया। इसका सीधा फायदा राज्य भर के दुकानदारों को होगा। जिन होटलों में शराब की बिक्री नहीं होती है वह होटल भी खुले रहेंगे। बता दें कि शराब की दुकानों, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान, होटल और दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी पत्र में विभिन्न विभागों के कार्यों और नीतियों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों को अद्यतन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विभागीय प्रक्रिया, सेवाओं की पारदर्शिता और आम जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सरकार की लेबर कार्ड योजना 2025 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इस योजना के तहत मजदूरों को 18,000 रुपये तक की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी, जो उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। अगर आप मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो यह योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेबर कार्ड योजना, जिसे ई श्रम कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और आर्थिक सहायता देती है। साल 2025 में इस योजना को और बड़ा किया गया है, जिसमें 18,000 रुपये की राशि दुर्घटना बीमा, पेंशन और सालाना मदद के रूप में दी जाएगी। इस लेख में हम बताएंगे कि लेबर कार्ड योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या है और इसके फायदे क्या क्या हैं। कीवर्ड्स जैसे लेबर कार्ड योजना 2025, मजदूर कार्ड आवेदन और 18,000 रुपये लाभ को ध्यान में रखकर ये लेख खास तौर पर तैयार किया गया है ताकि आप इसे आसानी से ढूंढ सकें। अगर आप मजदूर हैं तो अभी आवेदन करें और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करें। गांधी जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खादी ग्राम उद्योग के स्टोर पर पहुंचे और राष्ट्रपिता को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने खादी और स्वदेशी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि आज़ादी के आंदोलन से ही खादी और स्वदेशी का विचार निकला था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यह आंदोलन एक बार फिर जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खादी को केवल एक कपड़ा न मानकर एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में खादी का व्यापार कई गुना बढ़ा है और ये लाखों परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार बना है। उन्होंने बताया कि खादी केवल परिधान नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। भारत ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 के अंत तक चीन के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो जाएगा। ये 2020 के बाद पहली बार होगा जब दोनों देशों के बीच सामान्य कमर्शियल फ्लाइट संचालित होंगी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों की सिविल एविएशन अथॉरिटीज के बीच तकनीकी स्तर पर चली बातचीत के बाद सहमति बनी है। यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश का हिस्सा है। मां के मुताबिक अक्टूबर 2025 के अंत तक भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें दोबारा चालू हो जाएंगी। चलन से हटाए जा चुके 2,000 रुपये के 5,884 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी प्रचलन में हैं। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। हालांकि 2,000 रुपये के बैंक नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 30 सितंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 5,884 करोड़ रुपये रह गया है। 19 मई 2023 को चलन से हटाए जाते समय कारोबार की समाप्ति पर इन नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। इसका मतलब है कि 19 मई 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपये के कुल बैंक नोटों में से 98.35% अब वापस आ चुके हैं। इन नोटों को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। इसके अलावा भारतीय डाक के माध्यम से 2,000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए रिजर्व बैंक के किसी भी जारीकर्ता कार्यालय में भेजे जा सकते हैं। आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं और अपनी PF बैलेंस, आखिरी जमा राशि जैसी जानकारी पाना चाहते हैं तो अब ये काम बहुत ही आसान हो गया है। EPFO ने एक मिस्ड कॉल सेवा शुरू की है, जिससे आप बस एक मिस्ड कॉल देकर ये सभी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा न सिर्फ फ्री है बल्कि इसके लिए इंटरनेट या स्मार्टफोन की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब आप EPFO द्वारा जारी नंबर 9966044425 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल करते हैं
तो आपको एसएमएस के माध्यम से कुछ अहम जानकारियां मिलती हैं, जैसे आपकी पीएफ खाता में जमा की गई आखिरी राशि, आपका कुल पीएफ बैलेंस और यूएएन से जुड़ी जरूरी जानकारी। ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और सभी ईपीएफओ सदस्यों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों के मृतक आश्रितों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब मृतक आश्रितों को वही नौकरी मिलेगी जो समूह में उनके परिजन काम कर रहे थे। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान दुनिया छोड़ देता है तो उसके परिवार के सदस्य को उसी समूह में नौकरी दी जाएगी, न कि कोई ऊंचा पद। यह नया नियम कार्मिक विभाग ने मंगलवार को जारी किया है। आइए इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं। पहले के नियमों के तहत अगर मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता किसी ऊंचे पद के लिए उपयुक्त होती थी तो उसे उच्च पद पर नौकरी मिल सकती थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी निचले समूह में काम कर रहा था लेकिन उसके आश्रित की योग्यता ज्यादा थी तो उसे ऊंचे समूह में नियुक्ति मिल जाती थी। लेकिन अब इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। भारत इस समय वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर $24.4 बिलियन करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इस सूची में भारत पहले स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया $21.3 बिलियन के कर्ज के साथ दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद यूक्रेन $16.6 बिलियन, कोलंबिया $16.4 बिलियन, ब्राजील $15.5 बिलियन और फिलीपींस $14.7 बिलियन के कर्जदार देशों की सूची में शामिल हैं। वहीं चीन $14.4 बिलियन, मैक्सिको $13.8 बिलियन, तुर्की $12.7 बिलियन और अर्जेंटीना $12.1 बिलियन के कर्ज के साथ शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में जगह बनाए हुए हैं। हरियाणा के किसानों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में फसल क्षति मुआवजा देने, कर्ज वसूली रोकने और ट्यूबवेल के बिजली बिलों के भुगतान में छूट देने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं, जो बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई जा रही है। सरकार ने बुधवार को विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 6.59% की वृद्धि की घोषणा कर दी है। पिछले वर्ष जो रेट ₹2,425 प्रति क्विंटल था, वह अब ₹2,585 प्रति क्विंटल बिकेगा। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CSBDEP) की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 के लिए 6 रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी दे दी है। भारत में नए अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और ये इजाफा लगातार जारी है। अब भारत में 350 से ज़्यादा अरबपति हो चुके हैं और ये आंकड़ा बीते 13 साल में 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। बता दें कि M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल किए गए अरबपतियों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग आधा है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार की कुल नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है और संपत्ति के इस आंकड़े के साथ उन्हें फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल हुआ है। वहीं दौलत के मामले में गौतम अदानी एंड फैमिली 8.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। बैठक में बुधवार को देश भर में कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 5,862 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इनमें से 19 विद्यालय बिहार में खोले जाएंगे। सरकार का कहना है कि अभी कुल 1288 केवी संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से 3 विदेश में स्थित हैं, बाकी देश के विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं। इन स्कूलों में 13 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में इन जगहों पर खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। एसएसबी 20वीं बटालियन, पकटोला, सीतामढ़ी, आईटीबीपी कटिहार, कैमूर, झंझारपुर, मधुबनी, शेखोपुरसराय, शेखपुरा, जमोरा एवं कटनीकोल, शेखपुरा, मधेपुरा, वाल्मी, पटना, अरवल, पूर्णिया, आरा, भोजपुर, बेला इंडस्ट्रियल एरिया, मुजफ्फरपुर, दीघा, पटना, दरभंगा नंबर 3, भागलपुर टाउन, बिहार शरीफ शहर, बोधगया।